हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10। फिजिक्स से रिलेटेड है चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो कि है लाइट के बारे में। तो पहले भी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, लेकिन पहले सिर्फ हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था। पहले हमने सिर्फ प्लेन मिरर में पढ़ा था। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पहले पढ़ा था वही अभी भी लगेगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होता, चाहे सरफेस हमारा प्लेन हो या ना हो। तो कौन कौन से हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो पहला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहला है द angle made by incident ray with normal, अभी डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, with normal is equal to the angle made by reflected ray with the normal। मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। एंड सेकेंड इज, तो डायग्राम इसका कुछ इस टाइप का है। ये नॉर्मल है और ये अगर इंसिडेंट रे हुआ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। अभी हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस के बारे में नहीं जाना है, प्लेन सरफेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो वॉट एवर एंगल इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वही सेम एंगल किसके किसके बीच में बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane and on a common point पे होंगे तीनों। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंस कहीं से हुआ और रिफ्लेक्ट कहीं से करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट कहीं से होगा और रिफ्लेक्शन कहीं से होगा। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। छोटे मोटे टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो सबको पता ही होगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो पॉलिश्ड सरफेस से होगा, जैसे ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो रफ सरफेस से होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड। इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो व्हेन रिफ्लेक्शन इज डन थ्रू अ स्मूथ सरफेस, जब स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से हो जाएगा, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से होगा तो हम उसे क्या कहेंगे बताओ? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब रफ सरफेस से होगा तो हम उसे क्या कहेंगे बताओ? इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। फिर टाइप्स ऑफ इमेज। वैसे टाइप्स ऑफ इमेज मुझे बाद में बताना चाहिए, लेकिन यहीं पे बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ इमेज में एक होगा रियल और एक होगा वर्चुअल। मतलब इमेजिनरी, जो हमें नहीं मिल सकता। रियल मतलब है, रियल में क्या होता है? व्हेन
ये जब हम लोग कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। व्हेन रेज एक्चुअली मीट्स, जब रेज एक्चुअली मीट्स तब ये बनता है रियल इमेज। व्हेन रेज appears to meet but do not actually meet, तब हम क्या कहते हैं बताओ? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, ये है पहला डिफरेंस दोनों में आता है फर्स्ट। दूसरा है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इट कैन बी, इसको हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पर है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट कांट बी obtained on the screen। वैसे अभी हम इमेज पे कहेंगे कि आप होल्ड करें, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एक दो क्लास बाद जब हम लोग सारा डायग्राम सीख लेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट इमेज इन रियल एंड वर्चुअल और इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तब आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसलिए अभी इसको इतना ही रहने दो, ज़्यादा नहीं करना है हमें। तो नेक्स्ट अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें पढ़ना है। देखना जरा, ये है एक स्फेयर, ये है एक स्फेयर। अगर मैंने इसको कट करके ये वाला पार्ट निकाला, सपोज करो निकाल दिया पार्ट, बहुत बढ़िया, ये वाला पार्ट निकल गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं कि आप इसका कौन सा सरफेस पॉलिश करते हो। अगर इसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश कर देते हो, और दूसरा ऑप्शन है इनर वाला सरफेस अगर पॉलिश कर देते हो। अब इनर और आउटर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको कहते हैं इनर सरफेस और इसको कहते हैं आउटर सरफेस। और ये है क्या बताओ? तो हॉलो स्फेयर। मतलब हॉलो स्फेयर को कट किया है तो एक मिरर मिला है। मिरर का इनर सरफेस भी होगा और आउटर सरफेस भी होगा, एक पार्ट छोटा सा कट किया है। हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम पॉलिश कर दें उसको या सिल्वरी बना दें इनर सरफेस को या फिर आउटर सरफेस को। अगर आप आउटर सरफेस को बनाते हो तो रेज जो है वो हमारे सारे कहाँ आएंगे बताओ? अंदर में आएंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ देखो दो बातें हो रही है। आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां भी ये बातें लिखेंगे, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। यहाँ पर इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू द आउटर सरफेस। इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू द आउटर सरफेस। तो हम लोग इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं बताओ? कॉन्वेक्स मिरर। तो यही आपको समझना है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का। तो अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। देखो कुछ टर्म्स तो हमें पहले जानने जरूरी हैं, क्योंकि अगर टर्म्स नहीं जाना तो फिर हम आगे के टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ टर्म्स है, 7 और 8 टर्म्स हैं, उनको समझना जरूरी है। अगर इन दोनों को मिला दें तो 9 टर्म्स हो जाते हैं। तो पहले देखना कॉन्केव मिरर, इसकी डेफिनेशन। कॉन्केव मिरर, व्हेन कॉन्केव मिरर में क्या था देखना जरा, डायग्राम में ही है कि आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड व्हेन मिरर इज अ पार्ट, व्हेन मिरर इज अ पार्ट ऑफ द hollow sphere, when mirror is a part of the hollow sphere where outer मतलब bulging part, जो उभरा हुआ पार्ट होता है। outer means bulging part is
polished and inner surface is the reflecting surface. Inner surface is the reflecting surface. तब हम उस टाइप के मिरर को क्या कहते हैं बताओ? कनकेव मिरर. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर. डायग्राम तो मैंने पहले ही बता दिया था. कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन सब कुछ वही होगा, बस डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा. कहाँ कहाँ चेंज होगा? तो आउटर की जगह इनर लग जाएगा और इनर की जगह आउटर लग जाएगा. तो व्हेन मिरर is a part of the when mirror is a part of the hollow sphere where inner part is polished, inner part is polished and outer surface is the reflecting surface. मतलब इनर सरफेस तो है ही पॉलिश्ड और आउटर सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो उस टाइप के मिरर को क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया. नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक बात मुझे ये बताओ कि जितने भी स्फेरिकल मिरर हैं वो किसी ना किसी हॉलो स्फेयर का क्या है? एक पार्ट है. और हर हॉलो स्फेयर का क्या होगा? एक सेंटर तो होगा ही होगा. उस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इट इज द सेंटर ऑफ द hollow sphere. It is the center of the hollow sphere of which mirror is a part. यानी डायग्राम अगर देखो तो अगर ये है हमारा और इस साइड अगर कर दिया पॉलिश तो यही हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए. और फिर से वही देखो, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी से. अगर ये है इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो भी वही सी होगा. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. और जो लेटर हमारे लिए काम का है उसको हम हाईलाइट करेंगे, यानी उसको आपको लर्न करना है. सी विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर. किसी और के लिए सी नहीं यूज किया जाएगा. नेक्स्ट इज फोर्थ टर्म. सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. तो नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इट इज द, फिर वही बात जैसे सेंटर के लिए हमने कहा कि जिस स्फीयर का पार्ट है मिरर उसका सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जिस स्फीयर का पार्ट है मिरर उसका रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट. of which mirror is a part. तो एक तरीके से अगर आप देख लो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. और आर को हम लोग हाईलाइट कर देंगे बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर दिस सिंबल. और आर आपको बता दें कि दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड आर. ठीक है. आगे चल के पढ़ेंगे कि इसको हम लोग पोल कहते हैं. पोल. सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. तो पोल और सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो नेक्स्ट टर्म इज पोल.
center point of the mirror, center point of the mirror is called pole. Center point of the mirror is called pole. Center point of the mirror is called pole. इसका मतलब है यही वाले डायग्राम में अगर आप देख लो तो दिस इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड पोल। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का मिरर है तो एग्जैक्टली लेंथ लो और जो बीच में कट करता है जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। क्लियर? नेक्स्ट इज पोल के बाद है एपर्चर। एपर्चर मतलब कितना बड़ा उसका एंट्रेंस है। एपर्चर मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस तो बताएंगे। एपर्चर का मतलब ये हो गया, जैसे ये है मिरर, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर एक्स वाई लेंथ इज कॉल्ड एपर्चर। अगर बाहर का शेड है, अंदर का शेड है तो भी यही एपर्चर होगा। मतलब अगर अंदर का शेड है तो भी यही एक्स और वाई एपर्चर होगा। एक्स वाई इज द एपर्चर। तो जितना बड़ा एपर्चर यानी दैट मिरर इज अ पार्ट ऑफ बिगर स्फीयर। अगर छोटा एपर्चर तो वो छोटे स्फीयर का पार्ट है। तो एपर्चर से हमें ये पता लगता है कि वो कितने बड़े स्फीयर का पार्ट है। नेक्स्ट इज सेवेंथ, एपर्चर के बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल axis. The straight line joining pole to center of curvature. The straight line joining pole to center of curvature. The straight line joining pole to center of curvature is called principal axis. Principal axis मतलब ये है कि अगर ये एक मिरर है and this is pole, if this is C, suppose करो अगर ऐसे था ये and this is C, तो ये जो लाइन है ना C और P को जो ज्वाइन करता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि आगे ये सारे टर्म्स यूज होंगे इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के लिए हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं लैंग्वेज के लिए और पहले आपको ये समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखो, अगर इधर साइड से पॉलिश कर दिया, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज ऑफ लाइट ये आ रहा है, ये सारे रेज ऑफ लाइट जा रहे हैं जितने भी पैरेलल हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे एक पॉइंट पे क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। मतलब ये वाला लाइन इस पे आएगा, 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 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। नाउ सी, तो ये हो गया हमारा फोकस। वैसे ही अगर कॉन्वेक्स में देखा जाए, दिस इज फॉर कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स में देखा जाए तो यहाँ पर C तो अंदर की तरफ होगा, दिस विल बी पोल, और जो लाइट है वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही दिखलाएंगे ना हम लोग। तो यहाँ पर ये अपीयर होता है कि ये एक पॉइंट से सभी पास कर रहे हैं, अपीयर होता है। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन इस साइड हो जाता है, एक्चुअली में रिफ्लेक्शन इस साइड हो जाता है, रिफ्लेक्शन इस साइड हो जाता है, रिफ्लेक्शन इस साइड हो जाता है, और सभी अपीयर होते हैं कि इस फोकस पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। यानी यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग होता है, उनका वर्चुअल मीटिंग होता है, और यहाँ पर रियल मीटिंग होता है,
रियल मीटिंग होता है रेज का, एंड दिस इज फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। और अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि F जो है वो मिडिल पॉइंट होता है, इसलिए मैंने जानबूझ करके P और C के बीच का गैप क्या रखा है, सेम रखा है, PF इज इक्वल टू FC, PF इज इक्वल टू FC। तो यहाँ भी हो गया मिडिल पॉइंट फोकस। तो फोकस के बारे में क्या लिखेंगे अब हम लोग, इट इज द point at which all incident rays parallel to the principal axis meet after reflecting through the curved surface। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। और एंड ये हो गया 8th। 9th टर्म इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। So small f is equal to distance between pole and focus. Distance between pole and focus, that is small f is equal to p into f distance. P into f distance. And the last one is focal plane. It is the plane perpendicular to principal axis. It is the plane perpendicular to principal axis। अब principal axis पे अगर perpendicular सीधा कहा जाए तो there may be infinite planes, कहीं भी डाल दो। तो it is the plane perpendicular to the principal axis and passing through फोकस। यानी थोड़ा डायग्राम देख लो कि सपोज करो अगर ये कॉन्केव है एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज F, दिस इज C। सो देयर मे बी infinite planes perpendicular। जितनी मर्जी उतनी प्लेन बना सकते हो हर जगह से, ठीक है, बहुत जगह हो सकते हैं। लेकिन इन सब में से वैसा प्लेन जो बिल्कुल फोकस से पास करता है, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। अब ये सारे टर्म्स हो गए जो कि हमें पता होने चाहिए थे। टर्म्स पता होने के बाद इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम रे डायग्राम बना पाए और सारे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज ये सब डिस्कस कर पाए। उसके लिए हमें रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इमेज पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी होगा। पहले हम लोग कॉनकेव के लिए 4 रूल पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे 6 केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बनते हैं। फिर हम लोग कॉन्वेक्स पे आएंगे तो कॉन्वेक्स में 2 रूल हैं, कॉन्वेक्स में भी 4 रूल हैं। उन 4 रूल के बेसिस पे 2 टाइप के इमेज बनेंगे, तो उन सब पे आएंगे हम लोग। तो पहले इसमें रूल्स पढ़ लें।
Rule 1. All the इंसिडेंट रेज, पहले बोल दे फिर लिखेंगे, जितने भी इंसिडेंट रेज जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करेंगे फोकस से. सो all the incident rays which are parallel to principal axis passes through focus आफ्टर रिफ्लेक्शन, चाहे वो किसी भी टाइप का मिरर हो. वैसे अभी हम लोग कॉन्केव में बात कर रहे हैं तो कॉन्केव में ही देखेंगे. सो वी विल पॉलिश दिस सरफेस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पोल, ये रहा C, ये रहा F, और रेज को लाते हैं. ये जितने भी रेज आएंगे पैरेलल जो भी होंगे वो सारे कहाँ से पास करेंगे बताओ? फोकस से. कहाँ से पास करेंगे? फोकस से. रूल 2. all the rays, incident rays मतलब all the rays passing through focus, all the rays passing through focus becomes parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन. यानी अब ये वाला डायग्राम देखो, हर डायग्राम में देखो अभी से ही हैबिट डाल लो. P बनाना है, C बनाना है, F बनाना है. अब रेज को हम लोग पास कराएंगे F से. ये था तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल. अगर कोई ऐसे रेज आ रहा है तो ये हो जाएगा पैरेलल. ये आपको याद रखना है, ठीक है. इस पे मैंने अगर डबल दे दिया तो यहाँ भी डबल, ताकि हम लोग पहचान सके कि दोनों अलग अलग रेज हैं. रूल 1 रूल 2 हो गया. नेक्स्ट इज रूल 3. तो ऑल, एक चीज और कि जितने भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब वो अपने ही पाथ पे वापस लौट आता है. तो all incident rays passing through center of curvature retraces its path after getting reflected. यानी ये अगर है कॉन्केव की ही बात कर रहे हैं इसलिए हमेशा कॉन्केव ही बना रहे हैं. दिस इज P, दिस इज C, दिस इज F. तो जितने भी रेज हमारे C से पास कर रहे हैं वो क्या करेंगे बताओ? C से ही वापस लौट आएंगे. यानी लौट आए. लौटने के लिए ये हो गया और जाने के लिए ये हो गया. समझ में आ गया? उसी रे को लौटा भी दिया मैंने डार्क ग्रीन से और ब्लू से इंसिडेंट भी करा दिया, मतलब वो वहीं से वापस आ जाएगा. नेक्स्ट है रूल 4. रूल 4 थोड़ा समझने वाला है. वही वाला रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वही यहाँ पर करना है. तो रूल 4 इज अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखा जाएगा? रेज, द रेज ऑफ लाइट falling at the pole gets reflected at the same angle
on the other side of principal एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, ये आपको याद रख लेना है कि ये नॉर्मल जैसा काम करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस कैसा काम करेगा? नॉर्मल जैसा। नहीं समझ में आया? ये देखो, ये हो गया पोल, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आया, इसने बनाया आई एंगल इसके लिए, तो एक चीज जरा बात करें कि यही नॉर्मल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नॉर्मल? तो आपने पढ़ रखा है कि किसी भी सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि सर्कल में अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास कर रहा है तो वो उस टाइम में टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ भी तो सेंटर है और ये लाइन भी तो यहाँ पे पास कर रहा है। तो अगर आप देखो, तो अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट के साथ कितना बना रहा है? ये 90 डिग्री। तो वो वैसे ही क्या करेगा बताओ? रिफ्लेक्ट करेगा सेम एंगल से, एंड एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो ये वाले रूल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज डिस्कस करेंगे 6 केसेस, तो उसमें ये चारों रूल का यूज़ होगा। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। 6 केसेस करेंगे कॉनकेव का, फिर 2 केसेस करेंगे कॉन्वेक्स का। तो नेक्स्ट क्लास में तो बस इतना ही हो पाएगा, ऑल 8 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आज के लिए इतना ही। तो आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करके रखना है? तैयारी करके रखनी है। आज की क्लास हो गई हमारी। नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 2 ऑफ चैप्टर 10, जिसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे इन ऑल द डिफरेंट केसेस। तो आज के सारे टर्म्स याद करके रखने। अगर नहीं याद करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। याद करते जाओगे तो साथ साथ आपको याद भी होता जाएगा। वीडियो के साथ अच्छी बात यह है कि आपको जितना मर्जी उतनी बार आप देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, स्टॉप करके लिख सकते हो, समझ सकते हो। मतलब रिवीजन, लर्निंग वगैरह सब साथ साथ ही होता है। तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, ना ही नेट का कोई डिस्टर्बेंस है, ना ही कोई फ्रेंड आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। कई बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं तो वो रात को वीडियो देख लें, कई बच्चे दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, दिन को वीडियो देख लें। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है इन एनी केस। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।